प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका विवेकानंद आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जो है द हिंदू न्यूज़पेपर के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण होगा। आज आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाला जो भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। प्रिय छात्रों, जो करंट अफेयर की भूमिका है वो एग्जाम के लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण होती है। आप कोई सा भी एग्जाम देंगे, हर एक एग्जाम में जो है लगभग 30 क्वेश्चन 30% एरिया जो है वो करंट अफेयर का कवर करता है। ठीक है, अगर आप यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, या बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो या आईएएस का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, 30% जो है क्वेश्चन कवर करता है। वहाँ से या तो डायरेक्टली कवर करेगा या इनडायरेक्टली कवर करेगा। ठीक है, या तो डायरेक्टली कवर करेगा या इनडायरेक्टली कवर करेगा। तो आप इसको प्रत्येक दिन अध्ययन करें, बहुत सारे बच्चे इसमें पीछे छूट जाते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर जो है आपको मेंस आंसर राइटिंग में भी काम करेगा। जैसे कुछ दिनों पहले जो है प्रीलिम्स में तो आपको ये महत्वपूर्ण भूमिका है ही, साथ ही जब आप मेंस का आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें अगर आप कुछ करंट एस्पेक्ट से जोड़कर कुछ उदाहरण लिखेंगे उसमें, तो आपको अधिक अंक मिलेंगे। जैसे आईएएस के मेंस के एग्जाम में जीएस पेपर 1 में एक सवाल पूछा था इंडस वैली सिविलाइजेशन पर। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ IVY, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस पर एक सिंधु घाटी सभ्यता के शहरीकरण पे एक सवाल आया था, यानी अर्बनाइजेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इस आंसर में अगर आप करंट एस्पेक्ट से जोड़ कर लिखेंगे तो आपको अधिक अंक मिलेंगे। करंट एस्पेक्ट से क्या जोड़ कर लिखेंगे? जैसे धोलावीरा में जो है, गुजरात में धोलावीरा एक जगह का नाम है, वहाँ से एक अवशेष मिला था। ठीक है, तो आप अगर धोलावीरा का नाम इंक्लूड कर देंगे वहाँ पर, देखिए धोलावीरा का नाम इंक्लूड कर देंगे, या उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में एक जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट मिला कुछ दिनों पहले, अगर आप उसका नाम इंक्लूड कर देंगे उदाहरण के तौर पर, आपको मुख्य परीक्षा में जो है अधिक अंक मिलेंगे। ठीक है, तो यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपका मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग जो है दूसरों के मुकाबले जो है सबसे अलग करता है। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। चलिए आज हम लोग जो है जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है उसका चर्चा करते हैं। एक जो सबसे अधिक विवाद का मुद्दा बना हुआ है वो EWS कोटा का है। EWS कोटा पे जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए दिया गया था, इसमें जो सबसे मेन मुद्दा है वो फैमिली इनकम को लेकर है, क्योंकि भारत सरकार ने जो है 8 लाख रुपए जो है निर्धारित किया है। उसकी एक फैमिली का सालाना इनकम जिनका कम होगा, 8 लाख से कम होगा, उन्हीं को जो है ये 10% रिजर्वेशन मिलेगा। इसमें प्रीलिम्स और पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्वपूर्ण है, तो आपको ये जो है 103वां 103rd यानी 103rd अमेंडमेंट जो है यही इंपॉर्टेंट है। आपको बस ये याद रखना है कि यह जो है 103वां संवैधानिक संशोधन था, ये 2019 में आया था, और इसने कौन से संविधान के अनुच्छेद को बदला है? तो संविधान के अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को इसने जो है बदलाव लाया है। आपको PT यानी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखना है। ठीक है, इसको याद रख लेंगे तो एग्जाम का कोई भी सवाल छूटेगा नहीं। अब चलिए ये देखते हैं कि ये EWS कोटा में क्या क्या, इसका नियम क्या क्या है। ठीक है, तो जो सबसे मेन, ये तो बहुत जनरल सी बात है कि जनरल कैंडिडेट होना चाहिए। ठीक है, जो है SC ST OBC में कवर ना हो, लेकिन जो सबसे मेन विवाद का मुद्दा है ये फैमिली ग्रॉस एनुअल इनकम जो है ये 8 लाख जो है इससे कम होना चाहिए, यही विवाद का मुद्दा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये पूछा है कि आपने किस आधार पे जो है ये 8 लाख इनकम रखा, कोई ना कोई बेसिस तो होना चाहिए। इसके अलावा इस पर कोई विवाद नहीं है ना। ऑन एग्रीकल्चर लैंड 5 एकड़ जो है 5 एकड़ से जो है कोई भी कृषि भूमि आपके पास अधिक नहीं होना चाहिए। रेजिडेंशियल प्लॉट जो है वो ये 1000 स्क्वायर फीट से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मेन जो विवाद का मुद्दा ये, तो ये आपको जो PT के प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऊपर में जो चीज़ें थी ये आपको बस याद रख लेना है। ठीक है, 103rd अमेंडमेंट और आर्टिकल 15(6) और 16(6). उसके अलावा ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो मुख्य परीक्षा के लिए अलग से एक EWS टॉपिक पर जो है, यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन पर एक अलग से टॉपिक बनाकर हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि मुख्य परीक्षा में आप आंसर राइटिंग कैसे करेंगे उसके लिए काफ़ी आपको और बेहतर इनपुट मिल जाएगा। चलिए अगला जो पॉइंट है, अगला द हिंदू न्यूज़ में एक ये है कॉमन ग्रिड पे सवाल आया है। देखिए कॉमन ग्रिड पे सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि जो है भारत में बहुत सारी सुरक्षा एजेंसियां हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे इधर एक है CBI है, या एक है रॉ एजेंसी है, और CBI रॉ के अलावे जो है भारत में जितने भी राज्य हैं सबका एक अलग भी जो है एक स्टेट एजेंसी होता है। ठीक है, तो भारत में जितनी भी एजेंसी हैं सभी के बीच जो है सूचनाओं का आदान प्रदान हो, भारत सरकार यही चाहती है। लेकिन फिर भी जो है कुछ ऐसे स्टेट गवर्नमेंट हैं जो सूचनाओं का आदान प्रदान समय पर नहीं करता है। जैसे आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, वेस्ट बंगाल का जो है पश्चिम बंगाल में जो है CBI पर एक बहुत बड़ा विवाद हुआ। CBI के अधिकारियों को अरेस्ट कर लिया गया था
वहाँ के स्टेट स्पॉन्सर्ड पुलिस के द्वारा। तो इसीलिए भारत सरकार चाहती है कॉमन ग्रिड का सिस्टम हो। कॉमन ग्रिड का सिस्टम ये रहेगा कि जितनी भी एजेंसियां हैं सबके सूचनाओं का आदान प्रदान एक साथ रहेगा। ठीक है, चलिए अगला जो सबसे एक महत्वपूर्ण मुद्दा आता है, एक कोविड-19 का मुद्दा है। ये तो प्रीलिम्स पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट लेकिन ये मेंस में आंसर राइटिंग इससे जरूर आ सकता है कि कोविड-19 का हर एक चीज़ को ये देखिए कि कहाँ से हमारे सवाल बन सकते हैं। ये जो कोविड-19 है इसका मुख्य परीक्षा में कहाँ से सवाल आ सकता है। ठीक है, इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, या कभी कभी जो है कोविड-19 को ऐसे में भी सवाल पूछा जा सकता है कि स्त्रियों पर इसकी क्या भूमिका पड़ा है। कोरोना के कारण जो है भारत में महिलाओं पर बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो इस पर जो है मुख्य परीक्षा और ऐसे दोनों में जो है सवाल बन सकते हैं। तो इस पर एक अलग से टॉपिक लेकर हम डिस्कशन कर लेंगे ताकि आपका मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग बेहतर कैसे हो वो आपको मदद करेगा। चलिए अगला जो सबसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए न्यूज़पेपर में ये छपा है कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये कुछ दिनों पहले आपने ये सुना भी होगा, आज के न्यूज़पेपर में दिया हुआ भी है कि जो नई दिल्ली का क्षेत्र है या पंजाब रीजन का क्षेत्र है वहाँ पर वर्षा होने वाली है। अब देखिए वर्षा किससे होगा, तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इसको हिंदी में कहते हैं पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। अगर आप एनसीईआरटी का बुक पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के 9th क्लास में वहाँ दिया हुआ है कि पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ जो है, तो इससे सवाल बन सकता है। तो क्वेश्चन प्रीलिम्स में ये पूछेगा कि पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो छात्रों पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ यानी जो वेस्टर्न साइक्लिक डिस्टर्बेंस है इसकी उत्पत्ति मेडिटेरियन सी से होती है। ठीक है, और मेडिटेरियन सी कहाँ पे है, ये मैप में यहाँ पर देख लीजिए। देखिए मेडिटेरियन सी यही है, जब आप मैप ऑक्सफोर्ड एटलस का मैप देखेंगे ये मेडिटेरियन सी है। तो ये देखिए, तो वेस्टर्न कुछ अभी जो है पंजाब के रीजन में वर्षा या दिल्ली के रीजन में जो ठंडे महीनों में जो बारिश होती है इसका रीजन ये होता है पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। और ये पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो ये भूमध्य सागर होता है, ये कैस्पियन सागर होता है और ये काला सागर होता है। आपको तीनों चीज़ याद रखना है। अगर ऑप्शन में मान लो कोई एक दे दिया तो एक ही सही होगा, बट अगर तीनों दे दिया तो आंसर में तीनों सही होगा। आपको इस बात को ध्यान रखना है। इसके अलावा जब आप मैप पढ़ते हैं आपको ये भी देखना है कि जो भूमध्य सागर है इसके क्षेत्र आसपास में कौन कौन से राज्य हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ग्रीस है, यहाँ पे माल्टा है, यहाँ पे ट्यूनीशिया है, यहाँ पर लीबिया है। कौन कौन सा रीजन जो है इसको टच करता है और इससे संबंधित कौन कौन से राज्य हैं। तो आपको सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो ये जो है ये भूमध्य सागर और काला सागर, इसको ध्यान रखना है। ये ब्लैक सी पर जो है यूपीएससी के प्रीलिम्स में सवाल आ चुका है। पीटी में जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है इसमें इससे सवाल आ चुका है और इससे भी सवाल आ चुका है और आगे भी आने की संभावना है, इसलिए आप इसको ध्यान दे देंगे। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण एक टॉपिक है वो है नीति आयोग का। ठीक है, नीति आयोग ने हेल्थ इंडेक्स हाल ही में जो है जारी किया है। तो जनरली इससे अगर आप कोई भी हेल्थ इंडेक्स पढ़ते हैं तो इसको याद करने का तरीका ये होता है, डाटा तो बहुत सारे हैं पर इसको जो सबसे अधिकतम है यानी कि जो सबसे मैक्सिमम है, ठीक है, और जो सबसे मिनिमम है आप बस उतना याद कर लीजिए। ठीक है, और इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। जो नीति आयोग ने हेल्थ इंडेक्स जारी किया है हाल फिलहाल में, इसको 3 भागों में, जो लार्जर स्टेट हैं, जो सबसे बड़े राज्य हैं, जो छोटे राज्य हैं, ठीक है, और जो यूनियन टेरिटरी है, जो यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है, इनको 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। अगर नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स की बात करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण, ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको शुरुआत कब से हुई है। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है 2017 से हुई है। इसका टाइटल क्या है, इसका टाइटल जो ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, शुरुआत कहाँ से हुआ है, इनिशिएट कहाँ से हुआ है, उसके बाद जो है उसका ईयर कौन सा है, इनिशिएट कहाँ है, ईयर कौन सा है, उसका जो है मेन थीम क्या है। एग्जाम में अक्सर जो है ना थीम क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए हेल्दी स्टेट्स एंड प्रोग्रेसिव इंडिया जो है इसका थीम है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, 2017 से हुई है। और एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, ये जो इंडेक्स है हेल्थ नीति आयोग का, इसको कौन कौन मिलकर जारी करता है। नीति आयोग है, वर्ल्ड बैंक है और MOHFW यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये तीनों संस्था मिलकर जो है इसे जारी करती है। डाटा में एक सबसे बस इतना ही याद रख लीजिए, टॉप रैंकिंग इसका था। टॉप रैंकिंग जो है वो केरल और तमिलनाडु का है लार्जर स्टेट्स में, और जो स्मॉलर स्टेट्स है उसमें मिजोरम त्रिपुरा जो है उसमें बेस्ट परफॉर्मर है। चलिए अब जो है हम लोग एक बहुत ही आगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा, जो आज न्यूज़पेपर में छपा हुआ है, वो है श्रीलंकन कैबिनेट ने जो है एक ऑयल टैंक डील को जो हरी झंडी दे दी है।
तो ये ऑयल टैंक डील क्या है, ये भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि हाल के दिनों में क्या है कि जो श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह है उस पर भी अधिकतर अधिकार जो है चाइना का हो गया है। ठीक है, तो ये भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। भारत चाहता है कि उसका अपने पड़ोसी पर नियंत्रण रहे, लेकिन चीन जो है भारत को हमेशा से चुनौती प्रदान करते आया है। तो ये इसका मेंस पर्सपेक्टिव से आंसर जो है हम लोग किसी और टॉपिक में जब चर्चा करेंगे तब देखेंगे। लेकिन फिलहाल ये ऑयल टैंक डील है क्या, इसको देखते हैं। देखिए ये जो ऑयल टैंक डील है ये त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म है। ठीक है, ये त्रिंकोमाली टैंक फार्म है जो श्रीलंका ने इसको हरी झंडी प्रदान की है। बस इसमें जो मुख्य परीक्षा जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये है, ये प्राकृतिक बंदरगाह है और यह कहाँ पे स्थित है, ये चाइना बे में स्थित है। ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो एक और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक उभर कर सामने आता है वो है जो प्राइम मिनिस्टर का जो भी स्टेटमेंट है। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो प्राइम मिनिस्टर का जो भी स्टेटमेंट होता है वो काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण होता है, तो अक्सर इनसे जो है सवाल बन जाते हैं। देखिए नॉर्थ ईस्ट शुड बी ग्रॉड ड्राइवर, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है। आप देखिए नॉर्थ ईस्ट का जो भी मैप है, आप उसको कल भी मैंने एक अपने लेक्चर में कहा था कि नॉर्थ ईस्ट का मैप आपके जुबान पर रटा होना चाहिए। सबसे नीचे मिजोरम है, और मैप को याद करने का तरीका सबसे अच्छा ये है कि आप उसको ऐसे कवर कीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये नॉर्थ है, ठीक है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और ये वेस्ट है। इसको मैप पे कवर कीजिए और ईस्ट टू वेस्ट, इधर से इधर के जाने वाले राज्य कौन से हैं, या साउथ टू नॉर्थ। एग्जाम में कभी कभी जो है क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो 1 2 3 4 आपको कह देगा 1 2 3 4 में कौन सबसे पहले आया, कौन बाद में आया, यानी कि साउथ टू नॉर्थ जाने की ओर। तो साउथ में सबसे नीचे में कौन सा राज्य है, सबसे नॉर्थ यानी सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है, सबसे पूर्व में कौन सा है, सबसे पश्चिम में कौन सा है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो नॉर्थ ईस्ट का जो मैप है उसको कल मैंने लेक्चर में बताया था, बट आज जो हमारे साथ नए छात्र जुड़े हैं उनके लिए भी फायदा रहेगा। तो मैप जब आप भी लोग पढ़ें तो साउथ टू नॉर्थ पढ़ लें, या और जो है ये साउथ टू नॉर्थ पढ़ लीजिए, ईस्ट टू वेस्ट पढ़ लीजिए। साउथ टू नॉर्थ में सबसे नीचे देखिए मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है। इसको याद रख लीजिए, बार बार सवाल आता है। इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि ये जो त्रिपुरा का क्षेत्र है, जो त्रिपुरा का क्षेत्र है, इससे आपको कमेंट बॉक्स में ये जवाब देना है कि जो त्रिपुरा रीजन है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा ऐसा हमारा पड़ोसी देश है जिससे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा ये जो रीजन है, ये रीजन यहाँ पर कौन सा ऐसा इंटरनेशनल कंट्री है, जो अंतर्राष्ट्रीय देश है जिनसे ये बॉर्डर लाइन लगता है, आपको मैप पर ये भी देखना है। इसका आंसर मैं कल बताऊंगा और आप लोग देख भी लीजिएगा, बट ये याद रखिएगा, एग्जाम में ये सवाल आ सकते हैं। चलिए अगले टॉपिक की ओर देखते हैं। एक जो टॉपिक है इस पर कल हमने चर्चा किया था वो है भारत सरकार ने इसको जो है हरी झंडी दे दी है इस टीके का, जो मोलनुपिराविर टीका है उसके लिए, कोविड-19 के लिए जो है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के द्वारा इसको बनाया जाएगा, इसको मान्यता प्रदान कर दिया है। एक और न्यूज़पेपर में छपा हुआ है कि जो चीन के राष्ट्रपति हैं जिनपिंग, उन्होंने जो है अपने पीएलए को, जो उनका जो है पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है, जो गुरिल्ला आर्मी है उनका पीएलए पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, उन्होंने युद्ध के तैयार रहने के लिए कहा। ये तो खैर बार बार ये कहते रहता है, बट जो इंडो चाइना रिलेशन है वो मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। इसका एक सेपरेट लेक्चर में हम वीडियो बना के डाल देंगे ताकि आप आराम से उसका बेहतर आंसर लिख पाए। अगला टॉपिक देखते हैं। ये देखिए न्यूक्लियर आर्सेनल पर जो है काफ़ी विवाद चल रहा है। ये न्यूक्लियर आर्सेनल पर हाल फिलहाल में जो है जो दुनिया के सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो पावरफुल कंट्रीज हैं, जैसे कि यूएस हो गया, यूएस है, यूके है, उसके बाद रसिया है, ये सब जितने भी देश हैं इन्होंने ये कहा है कि जो दुनिया के ताकतवर राष्ट्र हैं उन्होंने ये कहा है कि आप जो है जो न्यूक्लियर आर्सेनल है इसका समाधान एक ही है कि इसको रोका जाए, इसके बढ़ते प्रभाव को। इसके अलावा हमें ये भी देखना है कि दुनिया के जो नए देश हैं वो न्यूक्लियर आर्सेनल न बना पाए। जैसे बार बार जो है यूएस के द्वारा, आपने ये देखा होगा यूएस के द्वारा जो है नॉर्थ कोरिया पर प्रतिबंध लगाया जाता है, या ये जो परमाणु हथियार है इसी के लिए जो है ईरान पर बार बार प्रतिबंध लगाया जाता है, क्योंकि ईरान जो कि मिडल ईस्ट में स्थित है, अगर इसके पास न्यूक्लियर आर्सेनल आ गया तो मिडल ईस्ट में जो है अशांति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि ईरान का जो सबसे बड़ा दुश्मन वहीं पर बगल में है वो इजराइल है। ठीक है, इसलिए अमेरिका जो इस पर प्रतिबंध लगाता है। उसके अलावा देखिए एक और सबसे अधिक महत्वपूर्ण न्यूज़ है वो ओमिक्रॉन का है। ओमिक्रॉन में हिट Q4 GDP आउटलुक बाय 2030। देखिए अब जब पिछले साल एक रिपोर्ट आई थी कोविड-19 के कारण जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में
8%, यानी पहला हाफ में, यानी पहला क्वार्टर में जो है इतना पहला क्वार्टर का मतलब ये होता है तिमाही, एक तिमाही। इस साल का जो 3 महीना होता है उसको क्वार्टर में काउंट किया जाता है। तो जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में 29.8% की गिरावट आई थी। ये एग्जाम में एक बार पूछा भी जा चुका है, आपको इस बात को ध्यान रखना है। तो इससे अर्थव्यवस्था में कैसे गिरावट होगा, क्योंकि सीधी सीधी बात है कि अगर जो है जॉब नहीं होगा, अगर कोरोना के कारण सब कुछ बंद रहेगा तो इकोनॉमी नहीं चलेगा, इकोनॉमी नहीं चलेगा, लोगों को जो है भारत का इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स होने की संभावना रहेगी, क्योंकि लोगों के पास जॉब नहीं रहेगा और जो है एक ह्यूमन रिसोर्सेज का जो है एक बर्बादी होगा, मानव संसाधन की बर्बादी होगी। ठीक है। एक जो सबसे एक और महत्वपूर्ण न्यूज़ है वो है एलन मस्क के स्टारलिंक प्रोजेक्ट है। यहाँ से प्रीलिम्स के सवाल बन सकते हैं, और देखिए इससे सवाल आए भी हैं। जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है ये किस कंपनी से संबंधित है, ये एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, कौन सी कंपनी है, कौन सा कंपनी है जो ये स्टारलिंक प्रोजेक्ट से संबंधित है। इसका जो संबंध वो स्पेस एक्स से है। ये बार बार सवाल आता है, बस इतना आपको ध्यान रख लेना है, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। और कल जो है एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी, क्योंकि एप्पल जो है, एप्पल दुनिया की पहली $3 ट्रिलियन को टच करने वाली पहली कंपनी बन गई है। एग्जाम में ये 1 लाइनर में पूछा जा सकता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक और जो न्यूज़पेपर में छपा हुआ है वो है सूडान के बारे में। तो जब आप पढ़ेंगे तो आप इसका मैप देख लेंगे, क्योंकि सूडान में जो है क्राइसिस चल रहा है बार बार। सूडान में जब विवाद हुआ था तो उसको 2 भागों में बांट दिया गया था, उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान में, यानी नॉर्दर्न सूडान और जो है साउदर्न सूडान, यानी उत्तरी सूडान दक्षिणी सूडान में बांट दिया गया था। लेकिन विवाद जो है अभी भी वहाँ पर बढ़ रहा है। तो आपको सिर्फ जो है विवाद में नहीं जाना है, आपको बट ये देखना कि आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आपको सूडान का मैप पढ़ लेना है। आपको देखिए मैप को यहाँ से देखिए, ये सूडान है, यहाँ पर इस मैप को देखिए, यहाँ पर जो है सूडान है। ठीक है, तो ये उत्तरी सूडान है, यहाँ पर जो है ये दक्षिणी सूडान है। आपको पढ़ते समय ये ध्यान रखना है कि मैंने पहले ही कहा था, जब भी आप मैप पढ़ेंगे तो आप 2 तरीके से पढ़ेंगे, एक तो नॉर्थ, एक साउथ, एक ईस्ट और एक वेस्ट में। तो कौन सी देश जो है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाने पर कौन सा राज्य है, नॉर्थ टू साउथ जाने पर कौन सा राज्य है, या जो ईस्ट है वेस्ट है, तो ईस्ट से वेस्ट जाने के और कौन सा राज्य है। आप यहाँ ये मैप देखिए, यहाँ पर जो है उत्तरी सूडान है, ठीक है, ये दक्षिणी सूडान है। अब यहाँ पर ये देखिए, आपको ये देख लेना है कि कौन कौन सा राज्य टच हो रहा है। यहाँ से देखिए, जैसे ये मोरक्को यहाँ पे है, और जब आप वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व की ओर अध्ययन करेंगे, देखेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर मोरक्को है, अल्जीरिया है, लीबिया है, इजिप्ट है। आपको बस इस फॉर्म में यहाँ से ऐसे याद रख लेना है। उसके बाद ये देखना है कि सूडान के आसपास कौन से राज्य हैं। यहाँ पर बगल में इजिप्ट है, यहाँ पर जो गल्फ देखिए, यहाँ पर गल्फ ऑफ अदन भी है, यहाँ पर जो चाड है, साउथ सूडान है, यहाँ इथोपिया है। तो ये आपको आसपास का जो है मैप ये देख लेना है, इसका अध्ययन कर लेना है। एक और जो सबसे विवाद का मुद्दा एक आया हुआ है वो एंट्रिक्स और डिवास मल्टीमीडिया पर का जो है न्यूज आया हुआ है। ये आपके मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। कहाँ से आ सकता है, कैसे आ सकता है, इसका विस्तार से अभी आगे देखते हैं। देखिए, जो एंट्रिक्स कॉरपोरेशन है ये भारत सरकार की कंपनी है। एंट्रिक्स पहले है क्या, पहले ये तो जाने। देखिए, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन जो है वो आपका भारत सरकार की कंपनी है, पूर्णतः 100%। ठीक है, और ये भारत में जो है एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आता है। जो एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड है ये भारत सरकार का जो एक भाग है, मंत्रालय का जो भाग है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, उसके अंतर्गत काम करता है। और यहाँ पर प्रीलिम्स से सवाल बन जाता है कि जो है ये एंट्रिक्स किसके अंतर्गत काम करता है। तो ऑप्शन में दे देगा कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और नन ऑफ द एबव। आपको देना आंसर यही, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर काम करता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड है इसको मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। और कब दिया गया है, ये 2008 में दिया गया है। 2008 में इसको मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। आपको ये भी देखना, पढ़ते समय पढ़ने का भी एक तरीका होता है। जैसे ही एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड आया तो पहले ये देखना है किसके अंतर्गत काम करता है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत है। इसके अलावा ये किस प्रकार की कंपनी है, तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, और जो है ये भारत सरकार के अंदर तो है ही, मैंने पहले ही बता दिया। इसका स्टेटस क्या है, ये जो है मिनी रत्ना है, और मिनी रत्ना है। और कब अवार्ड दिया गया था मिनी रत्ना का, 2008 में। और ये जब आपने एक चीज़ का मैं बता दूं कि कंपनियों को जो है स्टेटस को 2-3 भागों में बांटा गया है। तो अब ये सबसे कम वाला जो होता है ये मिनी रत्न होता है, और इसका मैं चर्चा एक स्पेशल लेक्चर बना के बता दूंगा कि कंपनियों का बंटवारा किस आधार पर होता है
और इसके बाद जो है 2013 का एक कंपनी एक्ट है, ये एग्जाम में इससे सवाल आते हैं, तो ये भी आपको हम बता देंगे। फिलहाल आप ये देख लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज का जो है यही सेशन खत्म होता है, और आप पढ़ते रहिए, और आप इस वीडियो को देखने के बाद जो है शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। और आने वाले समय में जो है हम बहुत सारा मेंस का टॉपिक का लेक्चर लेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा जो एनवायरनमेंट से सवाल आते हैं, बहुत सवाल आते हैं, उसके अलावा साइंस टेक से सवाल आते हैं, सारा लेक्चर लेंगे। और जो IR का पोर्शन है वहाँ से भी सवाल आते हैं, तो उसका भी लेक्चर लेंगे। आप चिंता मत करिए, पढ़ते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।